Hello guys, what's up? Kya chal? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor, and yes, I hope that your preparations are going absolutely fantastic. बस कुछ ही दिन बचा एग्जाम्स को लेके और that is why I'm coming up with the practice session part 2 of your CMA final indirect tax. जैसा आप सबको पता है कि मैंने ऑलमोस्ट सारे प्रैक्टिस सेशंस ले लिए. इंटरमीडिएट डीटी आईडीडी फाइनल आईडीडी फाइनल आईडीडी का चल रहा है. एंड डोंट वरी, आपका वर्कबुक बहुत लेट रिलीज किया सीएमए इंस्टीट्यूट ने फाइनल आईडीटी को लेके. तो फाइनल आईडीटी का एक लंबा सेशन हम लोग वर्कबुक कर लेंगे एग्जाम के पहले. ठीक है, एग्जाम के पहले हम लोग फाइनल आईडीटी का एक लंबा वर्कबुक सेशन लेंगे कि वर्कबुक आपको बहुत एक्स्ट्रा ही बड़ा है. 392 पेजेस का वर्कबुक है सीएमए फाइनल आईडीटी को लेके. तो डोंट वरी, मैं एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीएमए फाइनल वर्कबुक से आ सकते हैं पॉसिबली, वो मैं आपके एग्जाम के 2 डेज पहले, यानी अगर आप ग्रुप 3 का या ग्रुप 4 का वन ग्रुप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो ऑल्टरनेट डे आपका पेपर पड़ता है. तो अपने एग्जाम के 2 डेज पहले, ठीक है, 2 डेज पहले अपने उसका सेशन कंडक्ट करेंगे. आप उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है. तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. आज का अपना जो सेशन होगा वो स्टार्ट होगा एग्जाम्शंस चैप्टर से, फॉलोड बाय वेरियस ऑफ द चैप्टर्स. विल बी गोइंग सीक्वेंशियल मैनर में. जो बच्चे ऑलरेडी सेवियर बुक मेरा ले चुके हैं, अवेल कर चुके हैं, तो आपके पास ये बुक होगा, मैं वही से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ. जिन बच्चों ने अभी तक सेवियर बुक नहीं लिया, आप ले सकते हो. मैं फटाफट अभी बहुत ही फास्ट कुरियर सर्विस आपको भी दी जा रही है. एंड वी आर डिलीवरिंग द बुक्स इन 2 to 3 days और मैक्सिमम 4 days. आप आराम से जो है बुक अवेल कर सकते हो. इसमें सारा एग्जॉस्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके सीएमए फाइनल एक्सक्लूसिव और सीएस प्रोफेशनल से और कुछ सीए फाइनल के भी क्वेश्चंस है जो कि आपके चैप्टर वाइज एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो सकते हैं. वो मैंने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है. तो चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड बिफोर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. स्टार्ट करते हैं अपने आज का चैप्टर, दैट इज एग्जेम्पशंस. अगर आपने पार्ट 1 सेशन नहीं देखा है तो पार्ट 1 प्लीज देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा. पार्ट 1 सेशन भी आपको बहुत अच्छा लगेगा. पार्ट 1 सेशन ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है, जाकर देख लेना. मैं भी पार्ट 2 स्टार्ट करा रहा हूँ. चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड. एग्जेम्पशंस चैप्टर, ठीक है. एग्जामिशन चैप्टर से स्टार्ट करते हैं. सीएस प्रोफेशनल जून 19, ये क्वेश्चन जून 19 सीएस प्रोफेशनल में आया था. रामकृष्ण त्रिवेदी, a registered supplier of Bengaluru, has received the following amount from various activities undertaken by him during the month year ended on 31st October. 31st October को मंथ एंड हुआ, वो रजिस्टर्ड सप्लायर है, उसने ये सारे अमाउंट्स रिसीव किया. ठीक है. आपसे क्या पूछा है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ग्रॉस वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय रामकृष्ण त्रिवेदी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. आपसे पूछा कि अक्टूबर मंथ में उसको कितने वैल्यू पे जीएसटी पे करना पड़ेगा. पहला है सर्विसेज रिलेटेड टू फ्यूनरल इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेड बॉडीज. तो ये सप्लाई नहीं होगा सर. ये क्या होगा? दिस विल नॉट बी ट्रीटेड टू बी अ सप्लाई. ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा एज पर शेड्यूल 3. कमीशन रिसीव्ड एज ए इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस कंपनी को अगर कोई सर्विस दिया जा रहा है बाय एन इंश्योरेंस एजेंट, सो दैट इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड दिस सर्विस इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज विद द रेसिपिएंट, दैट इज इंश्योरेंस कंपनी, विल बी लायबल टू पे जीएसटी एंड नॉट द एजेंट. तो ये भी आरसीएम में टैक्सेबल होगा, तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन योर वैल्यू ऑफ सप्लाई. Business assets, old computer given to friends free of cost, यानी without any consideration, asset is being transferred. The market value of all the computer was 2 lakh. No input tax credit has been availed on such computers. यानी कि शेड्यूल 1 के हिसाब से when any permanent transfer or disposal of business asset without consideration is taken place where ITC was availed, that will be deemed to be supply as per schedule 1. But in this case there is no ITC availed, so again this will not be considered to be a supply as per schedule 1. Next, amount received from PQR Limited for performance of a classical dance in one program. और यहाँ पे आपका कंसिडरेशन जो है वो 1.5 लाख से ज़्यादा है. तो अगर कंसिडरेशन 1.5 लाख से ज़्यादा है तो इसको आप टैक्सेबल वैल्यू में ऐड कर देंगे या आपके टैक्सेबल सप्लाई में ऐड हो जाएगा. सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, थोड़ा ध्यान देना. सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी एज अ कोच फॉर पार्टिसिपेशन इन अ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी. यानी यहाँ पे रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी वो बॉडी है जो कि जिसकी इवेंट ऑर्गेनाइज हो रही है. एज अ कोच आप सर्विस दे रहे हो, तो एज अ कोच अगर आप सर्विस दे रहे हो तो अगेन इट इज कंसिडर्ड टू बी एग्जाम सप्लाई. तो जो भी एग्जामिशन है ध्यान देना, ये नोटिफिकेशन नंबर आपको कोट करना पड़ेगा. नोटिफिकेशन नंबर 12/17 सेंट्रल टैक्स डेटेड 28 जून 2017. अगर वो सीजीएसटी का इंट्रा स्टेट सप्लाई का एग्जामिशन है तो यहाँ पे टोटल टर्नओवर कितना आ गया आपका? 1,99,000. रेस्ट ऑल या तो रिवर्स चार्ज में है, या तो सप्लाई नहीं है, या तो एग्जाम्प्ट है. ठीक है.
नेक्स्ट आओ, सीएस प्रोफेशनल जून 19 ओल्ड सिलेबस, बिल्कुल सीएमए मैट में भी ऐसा ही सवाल है। आनंद नर्सरी एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। रेंटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी 5 लाख का है तो ये एग्जाम सप्लाई होता है। कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, दिस इज ऑल्सो एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विसेज, दिस इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। Processing of tomato ketchup, this is not for agricultural produce, so this is taxable. And processing of tomato chips also, it is fully taxable. So 4.5 lakh is total taxable value of supply. Next, CS Professional December 19 old syllabus. Explain with reference to the provisions of the Act whether the following transactions of services provided by different persons shall be subjected to levy of GST. आपसे क्या पूछा है कि फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस जो है जो डिफरेंट पर्सन्स प्रोवाइड कर रहा है, क्या इस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या इसमें जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज प्रोवाइडेड टेक्निकल सर्विसेज टू कंपनी एबीसी लिमिटेड of Jaipur in the month of February against a consideration of 75,000। तो राजस्थान गवर्नमेंट क्या कर रहा है, टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एक कंपनी को ऑफ जयपुर फरवरी में जिसका कंसिडरेशन है 75,000। द टर्नओवर ऑफ एबीसी लिमिटेड इन द फाइनेंशियल ईयर 17-18 यानी लास्ट ईयर इस पर्टिकुलर कंपनी का टर्नओवर कितना था, 18,50,000 था। इस पर्टिकुलर कंपनी का टर्नओवर कितना था, 18,50,000। तो देखो स्टेट गवर्नमेंट अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है जिसका टर्नओवर इन द लास्ट ईयर वाज below the threshold limit which is required for registration in 20 lakhs, so this particular supply is going to be exempt। तो गाइज एग्जेम्पशन भी आपके एग्जाम में बहुत रेलिवेंट है, किसी भी फॉर्म में आपके एग्जाम में एग्जेम्पशन का सवाल आ सकता है, तो आपको बहुत ही एक्यूरेटली एग्जेम्पशन ध्यान रखना है, नॉट ओनली रिमेंबर बट ऑल्सो एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए, राइट। तो जीएसटी विल नॉट बी लेविड ऑन द कंसिडरेशन चार्ज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू दिस बिजनेस एंटिटी बिकॉज ऑफ देयर टर्नओवर इन द लास्ट ईयर वाज लेस देन 20 लाख, राइट गाइस। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल नहीं होगा, दिस विल इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट, ठीक है, जीएसटी विल नॉट बी लेविड। जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन has awarded a contract for construction of city roads to PQR Construction Limited in April 18। तो PQR क्या हो गया, सर्विस प्रोवाइडर, और जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगेन एक लोकल अथॉरिटी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। However, PQR Construction Limited could not carry out the work and failed to perform the contract work as per the terms and had paid the amount of liquidated damages to Jaipur Municipal Corporation amounting to 10 lakh as per the terms of the contract। तो याद करो, नो इफ एनी लिक्विडेड डैमेजेस इज बीइंग रिकवर्ड बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर है पीक्यूआर कंस्ट्रक्शन, सर्विस रेसिपिएंट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे सर्विस रेसिपिएंट इन दिस सिचुएशन थोड़ा ध्यान देना, ये एक सर्विस है बट क्योंकि पीक्यूआर कैरी नहीं कर पाया, फेल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे एक बार के लिए ये जो पीक्यूआर लिमिटेड है ये सर्विस रेसिपिएंट बन जाएगा, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है प्रोवाइडर बन जाएगा। सर्विस की नेचर क्या होगी, टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच अ कंसिडरेशन इज टू बी चार्ज्ड। तो यहाँ पे जो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो होगा स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट होता है अगर ये जो सर्विस जो है ये specifically exempt किया गया। तो if this service provided by government by way of tolerating non-performance of a contract for which liquidated damages is payable to the government, this is totally exempt, okay, by notification number 12 by 2017 central tax rated 28 June 2017, ठीक है। तो XYZ has to make payment of 80 lakh to Bihar government on account of assignment of rights to use minerals in the state of Bihar, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देंगे, असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू फार्मर्स, अगर यही सर्विस किसी फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है तो ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस is considered to be supply and leviable to GST in the terms of notification, and GST is payable on right to use minerals in the state of Bihar by the company on the amount of 80 lakh। ये वाला जो कंसिडरेशन होगा ये XYZ लिमिटेड जो कि कंपनी है इसने पेमेंट किया है, तो ये कोई असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू अ फार्मर नहीं है, तो कंपनी को पेमेंट किया गया है, कंपनी ने पेमेंट किया गया है, कंपनी ने पेमेंट किया है, तो ये रिसिपिएंट जो होगा यहाँ पे कंपनी है, दैट इज वाई इट इज गोइंग टू बी टोटली टैक्सेबल,
ठीक है। नेक्स्ट देखो CS प्रोफेशनल दिसंबर 19। अब ये मत सोचना कि CS प्रोफेशनल का है तो आपके एग्जाम में नहीं आ सकता, मैं आपको मिक्स एंड मैच करके फाइनल का सारे सवाल प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इस। समोदय चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इट्स इनकम और रिसीट्स with respect to the activities undertaken by it during August 2018. Particulars of income and receipts. Renting of rooms with charges are 500 per day. तो गाइज आपको याद होगा, अगर 1000 पर डे से कम रेंटिंग ऑफ रूम्स है चार्जेस तो ये पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। वे चार्जेस आर 1500 पर डे तो ये टैक्सेबल हो जाएगा बिकॉज इट इज 1000 और मोर। कम्युनिटी हॉल जहाँ पे 10,000 और मोर है पर डे तो ये भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। और रेंटिंग ऑफ शॉप्स फॉर बिजनेस पर्पज वे चार्जेस फॉर ईच शॉप इज 6000 पर मंथ, ये भी क्या है 10,000 पर मंथ से कम है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका 3 लाख प्लस 5 लाख 8 लाख क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। 3 लाख प्लस 5 लाख 8 लाख क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा सर। ठीक है। नेक्स्ट, मयंक कोहली अ फेमस क्रिकेटर फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड पर्टिकुलर्स ऑफ वेरियस रिसीट्स। आपको पता पूछा है calculate the value of taxable supply and amount of GST payable. Receipts from sports authorities of India for participation in recognized event of matches. आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी से रिसीव कर रहे हैं क्या, पार्टिसिपेशन इन रिकॉग्नाइज्ड इवेंट ऑफ मैचेस, यहाँ पे 30 लाख है। स्पोर्ट्स बॉडी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी एक रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है, आपने पार्टिसिपेट किया बीइंग अ क्रिकेटर, सो दिस यू आर एन इंडिविजुअल एज अ player, you are providing service to a recognized sports body. In that situation this service will be totally exempt. Again, receipts from franchise of IPL भाई, फ्रेंचाइज से आपने जो कमाया, फ्रेंचाइज जो है जैसे केकेआर, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, आरसीबी, ये कोई रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी नहीं है, ये तो उन्होंने क्या करके रखा है, एक फ्रेंचाइज बना के रखा है और उनको हम सर्विस दे रहे हैं। अब जैसे आरसीबी को जो भी फीस मिलता है क्रिकेट, आई मीन विराट कोहली को जो भी आईपीएल में फीस मिलता है वो आरसीबी से मिलता है, राइट। उनको कोई बीसी से कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं रखा है। तो सर फ्रेंचाइज से जो फीस आया which is not definitely a recognized sports body for participating league matches, this is totally taxable। ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होगा, उस पर जीएसटी लगेगा। रिसीट्स फ्रॉम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एकेडमी, थोड़ा ध्यान देना, ट्रेनिंग एकेडमी फॉर प्रोवाइडिंग कोचिंग टू यंग प्लेयर्स एंड दिस एकेडमी इज नॉट रजिस्टर्ड, राइट। तो ये जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ठीक है, अल्टीमेटली जो रिसीट्स है फ्रॉम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एकेडमी फॉर प्रोवाइडिंग कोचिंग टू यंग प्लेयर्स, ठीक है, तो ये क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है, राइट गाइस, ये रजिस्टर्ड नहीं है चैरिटेबल ट्रस्ट का, याद करो चैरिटेबल ट्रस्ट अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो वाले सर्विसेज पे जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं होगा सर। अगेन दिस विल बी टोटली टैक्सेबल, दिस विल बी टोटली टैक्सेबल क्योंकि ये रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट को ये सर्विस प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है ट्रेनिंग का, तो दिस विल नॉट बी एग्जाम, दिस विल बी टोटली टैक्सेबल। तो आपको प्रॉपर टेबल बना के आपको एंट्री नंबर ये सब नहीं याद रखना, बस आप एग्जाम्ड वाइट दिस नोटिफिकेशन, एग्जाम बाय दिस नोटिफिकेशन एंड सपोर्टिंग रीजंस इफ देयर इज एनी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये है सीएस प्रोफेशनल दिसंबर 19 होल सिलेबस। Sakshita dancers owned by Lasliya, a famous Bharat Natyam dancer, wishes to organize a Lasliya dance concert in Chandigarh, Haryana. Sakshita Dancers is registered in Jaipur, Rajasthan. It enters into a contract with an event management company. Hasan Arts Private Limited registered in Delhi for organizing the dance concert at an agreed consideration of rupees 10 lakh. I repeat, एक डांसर्स, एक सक्षिता डांसर्स बोल के क्या बोलते हैं, दे आर ओन्ड बाय मिसेस लसलिया, अ फेमस भारत नाट्यम डांसर। दे विशेस टू ऑर्गेनाइज अ लसलिया डांस कॉन्सर्ट इन चंडीगढ़, हरियाणा। ठीक है। ये जो डांसर है दे आर रजिस्टर्ड इन जयपुर, ये एक कंपनी है या जो भी एक फॉर्म है, ये जयपुर में रजिस्टर्ड है। इन्होंने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ये जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, हसन आर्ट्स लिमिटेड नाम है, वो दिल्ली में रजिस्टर्ड है फॉर ऑर्गेनाइजिंग द डांस कॉन्सर्ट एट एन अग्रीड कंसिडरेशन। तो ये इवेंट मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है 10 लाख। हसन आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बुक द लॉन्च बाय ऑफ होटल स्काई डाइन, ठीक है, ऑफ होटल स्काई डाइन। तो पहला सर्विस क्या हुआ, इवेंट मैनेजमेंट सर्विस हुआ, पहला सर्विस हुआ इवेंट मैनेजमेंट। हासन बुक्स द लॉन्च ऑफ होटल स्काईडाइन चंडीगढ़ फॉर होल्डिंग डांस कॉन्सर्ट। दूसरा सर्विस क्या हुआ, आपका दूसरा सर्विस हुआ बुकिंग प्लेस फॉर डांस,
Sakshita dancers fixes the entry fee. तीसरा सर्विस हुआ एडमिशन फीस. Admission fees fixes the entry fee to the dance event and this much tickets were sold. मेन जो सर्विस हुआ ये परफॉर्मेंस हुआ. अल्टीमेटली सक्षिता को क्या करना था, ऑर्गेनाइज करना था एक डांस कॉन्सर्ट. ठीक है. From the aforesaid details, identify the different supplies which are involved and determine the CGST, SGST और IGST liability for all the supplies. Basically guys जबरदस्त क्वेश्चन है. इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई भी आ जाएगा, इसमें एग्जामिशन भी आ जाएगा, राइट इसमें दोनों आपका मिक्स करना मैच करके आ जाएगा. तो सबसे पहले अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या सप्लाईज है. ठीक है, क्या क्या सप्लाईज है. तो एक हुआ आपका इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विस. इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विस कौन दे रहा है सर? हासन आर्ट्स जो है, दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल डांसर रजिस्टर्ड है, दे आर एंटर्ड इनटू इवेंट मैनेजमेंट कंपनी विद दिस. तो हासन आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड इज गिविंग सर्विस टू सक्षिता डांसर्स. ये एक तरह का इवेंट मैनेजमेंट सर्विस है. दूसरा ये ध्यान रखो, सक्षिता भी तो फर्दर कंज्यूमर को दे रही है. तो सक्षिता डांसर दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विस टू द ऑडियंस बाय एडमिशन टू द डांस इवेंट. ये जो एडमिशन फी होगा ये डांस इवेंट से पर्टिकुलर चार्ज करेगी. ठीक है. तो दे आर गोइंग टू गेट दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द सर्विस टू द फाइनल कंज्यूमर्स. नेक्स्ट आता है आपका ये वाला बुकिंग प्लेस, दैट इज अकोमोडेशन. अब ये कौन किसको सर्विस दे रहा है? होटल स्काईडाइन विल गिव द सर्विस टू हासन आर्ट्स. होटल स्काईडाइन विल गिव द सर्विस टू हासन आर्ट्स बाय वे ऑफ अकोमोडेशन इन द होटल लॉन्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग द डांस कॉन्सर्ट. ठीक है. अब पहला सर्विस हुआ अपना सक्षिता डांसर्स ने ऑडियंसेस को सर्विस प्रोवाइड किया. ये हो गया एडमिशन सर्विस. तो एडमिशन सर्विस में जनरली प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? लोकेशन वेयर द इवेंट इज हेल्ड. ठीक है. सक्षिता डांसर्स सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ऑडियंसेस को. तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? लोकेशन वेयर द इवेंट इज हेल्ड. तो देखो यहाँ पे इवेंट किधर हो रहा है, ये ध्यान से देखो. इवेंट किधर हो रहा है, ध्यान से देखो. डांस इवेंट, सक्षिता फिक्सेस द एंट्री फी, फेमस हु विशेस टू ऑर्गेनाइज इन चंडीगढ़. तो ये जो इवेंट हो रहा है किधर हो रहा है? चंडीगढ़ में हो रहा है. तो चंडीगढ़ में अगर इवेंट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि चंडीगढ़ विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. ठीक है. यहाँ पे चंडीगढ़ क्या हो जाएगा? द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाई सक्षिता डांसेस टू द ऑडियंसेस. तो यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी चंडीगढ़. अच्छा, यहाँ पे सप्लायर कौन है? सक्षिता डांसर्स. वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है? वो जयपुर में रजिस्टर्ड है. तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सक्षिता डांसर इज बेसिकली आपका जयपुर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई चंडीगढ़ हरियाणा. तो दे आर टू डिफरेंट स्टेट्स. सो यहाँ पे IGST लगेगा. क्या GST लाइबिलिटी होगा सर? अब इसमें एक बात ध्यान देना, इन्होंने 6000 में एंट्री फी डिसाइड किया और 600 टिकट्स, 500 रुपीज से ज़्यादा है इसका प्राइसिंग. ठीक है. तो 600 टिकट्स इंटू 6000, ये हो गया आपका 36 लैक्स. और इस पे जो GST रेट लगेगा वो 18% लगेगा. 36 lakhs into 18% gives you 6,48,000. तो 648 पे आपका IGST लाइबिलिटी निकल जाएगा सर. तो ये पहला सर्विस हुआ. ठीक है. ये पहला सर्विस हुआ एडमिशन फीस. दूसरा सर्विस हुआ आपका इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विस. तो इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विस अपने को पता है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इफ इट इज रजिस्टर्ड. ठीक है. तो यहाँ पर जो इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विस है, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विस कौन किसको दे रहा है? इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विस जो है वो हासन आर्ट्स सक्षिता डांसर्स को प्रोवाइड कर रहा है. सक्षिता डांसर्स कहाँ रजिस्टर्ड है? सक्षिता डांसर्स हमने अभी भी डिस्कस किया, जयपुर में रजिस्टर्ड है. ठीक है. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा सर. ठीक है. प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा. प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी the location of recipient, that is Jaipur. And definitely event management company कहाँ का है? event management company location of supplier जो है that is हासन आर्ट्स, दे आर रजिस्टर्ड इन दिल्ली. तो यहाँ पे भी IGST लगेगा. क्यों? क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दे आर इन टू डिफरेंट स्टेट्स. तो IGST 18% अपने कितना में लगा देंगे? टोटल जो आपका 10 लाख कंसिडरेशन है उस पर लगा देंगे. नेक्स्ट जो अकोमोडेशन सर्विसेज है, अकोमोडेशन सर्विसेज में लोकेशन ऑफ इमूल प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर द प्लेस ऑफ सप्लाई. तो होटल स्काईडाइन ये हरियाणा में रजिस्टर्ड है. ठीक है. तो बुक द लॉन्च ऑफ होटल स्काईडाइन रजिस्टर्ड इन हरियाणा. इवेंट भी वही हो रहा है. तो सर यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर किधर है? यहाँ पे भी IGST लाइबिलिटी आना चाहिए सर. नहीं, यहाँ पे आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर, एक मिनट एक सेकंड करके चलते हैं.
होटल स्काईडाइन लोकेशन ऑफ सप्लायर है, वो रजिस्टर्ड हरियाणा में है, राइट। और जो इवेंट हो रहा है जहां पे होटल स्काईडाइन ने अकोमोडेशन सर्विसेज दिया वो भी हरियाणा में है। तो यहां पर क्या लग जाएगा, CGST और SGST। तो प्लेस ऑफ सप्लाई by accommodation of service is the location of immovable property that is where hotel Skyline is located। तो यहाँ पे चंडीगढ़ हरियाणा is the location of supplier and place of supply is also the same। applicable rate will be CGST SGST। 6 lakh पे 6% and 6 lakh पे 9%। 54,000 will be considered to be the total GST liability। CS Professional December 19 new syllabus with brief reasons state whether the following shall attract GST or not। लॉजिंग अकोमोडेशन विद रूम टैरिफ एट ₹900 पर डे, ये सब पहले होता था बेटा, अब ये एग्जेम्प्ट नहीं होता, अब ये टोटल टैक्सेबल हो चुका है। ठीक है, रूम टैरिफ पूरा टैक्सेबल हो चुका है, वो 1000 ऑन ऑल का लिमिट नहीं है। SKT ट्रांसपोर्टिंग टेक्सटाइल गुड्स थ्रू एसाम ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाई पेइंग 700 पर बंडल, ये भी पूरा का पूरा टैक्सेबल हो चुका है। अब एज सच कोई जो लिमिट होता था 750 का 1500 का, ये सब कोई लिमिट अब नहीं है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क कलेक्टिंग टोन, ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, दिस इज टोटली एग्जेम्प्टेड। ठीक है, Muttu lab is a pathological lab owned by Muttu। He is a postgraduate in microbiology। He collect fees for services rendered। तो एक पैथोलॉजिकल लैब है, ही इज अ पोस्ट ग्रेजुएट इन माइक्रोबायोलॉजी। तो अल्टीमेटली ये जो हेल्थ केयर सर्विसेज है दे आर नॉट लायबल फॉर GST, इसलिए इस पे एग्जेम्पशन है। सैमी ट्रांसपोर्ट्स carried agriculture produced turmeric from villages to town by charging 2000 per day per person। तो एक GTA है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो कैरी कर रहा है फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से रिलेटेड जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है, वो GST में लायबल नहीं होगा सर। ठीक है, तो ये सब शॉर्ट लेवल के क्वेश्चंस है जो आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन ही मैं भी करा रहा हूँ गाइस, इजी लेवल के क्वेश्चंस को मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। ये एक आपका बैंकिंग सेक्टर का एग्जामिशन का सवाल है, बैंकिंग सेक्टर का एग्जामिशन का सवाल है, ये चेक करते हैं। Romeo Small Finance Bank is engaged in providing financial related services and of various types of loan facilities to its constituents। They furnish the following information relating to the various services provided and the gross amount received during the month of December। तो ये सारे सर्विसेज है, आपको वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई पूछा है, अमाउंट ऑफ GST पेबल पूछा है, ऑफ रोमियो स्मॉल फाइनेंस बैंक ग्रॉस अमाउंट डज नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ GST, टेक द रेट ऑफ GST एज दिस मच %। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला आपका कमीशन रिसीव फॉर डेट कलेक्शन सर्विसेज है, दिस इज टोटली टैक्सेबल, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। डिस्काउंट अर्नड ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, इट इज टोटली एग्जेम्प्टेड। That is services provided by banks or financial institution where the consideration represents by way of interest or discount is an exempt supply। Penal interest, तो ध्यान देना, penal interest recovered from the customers for delay in payment of loan EMIs or dues। Any kind of service for which a penal interest is charged as a nothing but a form of interest, so again this will not be taxable value supply, it will be considered to be exempt supply। ठीक है, तो taxable हो गया, फिर ये एग्जेम्प्ट हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज ऑल्टरनेटिव व्यू भी आ सकता है कि जो पीनल इंटरेस्ट है, पीनल इंटरेस्ट क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि वो लेट पेमेंट कर रहा है लोन का। ठीक है, तो यहाँ पर CBSE का सर्कुलर भी आया हुआ है गाइस कि पीनल इंटरेस्ट जो है वो अल्टीमेटली एक तरीके का वैल्यू में ऐड होना चाहिए एज पर 15(2)(d बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ डिले इन पेमेंट। कंसिडरेशन क्या इंटरेस्ट है, अगर वो बैंक को टाइमली नहीं मिलता तो बैंक उसके लिए पीनल इंटरेस्ट रिकवर करता है, तो ये पीनल इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल होना चाहिए। ये CBIC का एक सर्कुलर के थ्रू हमें मिलता है। बहुत अच्छा सवाल है, पीनल इंटरेस्ट जो है वो CBIC सर्कुलर के हिसाब से ये इंक्लूड हो रहा है, पर नॉर्मल जो इंटरेस्ट है वो इंक्लूड नहीं होगा सर। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू गवर्नमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। कोई भी कमीशन अगर अपने को मिल रहा है, बैंक को मिल रहा है बिकॉज अपने टैक्सेस कलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट के बेहाफ में, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा सर। इंटरेस्ट अर्नड ऑन रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन, जो भी इंटरेस्ट अर्नड होगा ये कमर्शियल बैंक टू बैंक या बैंक टू कमर्शियल बैंक, इस पे GST नहीं लगेगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर्विसेज टू मर्चेंट्स एक्सेप्टिंग क्रेडिट डेबिट कार्ड पेमेंट्स यूजिंग POS machines, यानी यूजिंग पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स ऑफ द बैंक, in 30% cases the amount per transaction was up to 1800 while in other cases the amount was exceeding 2000। तो यहाँ पे एक चीज देखो, अमाउंट ऑफ सेटलमेंट अप टू 2000 में एग्जेम्पशन है, जैसे अमाउंट 2000 से ज्यादा यानी 70% केसेस में, यानी कि 20 लाख है तो 20 लाख ये जो अमाउंट्स दिए हुए वो लैक्स में दिए हुए,
ठीक है, तो यानी 20 लाख का जो 70% होगा ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो 20 लाख का 70% जो है ये आपका 2000 रुपया सेटलमेंट ट्रांजैक्शन से ज़्यादा है। तो 20 लाख का 70% क्या हो रहा है, आपका टैक्सेबल हो रहा है। तो ये भी 5 लाख टैक्सेबल है। इंटरेस्ट जो है, ये रिवर्स रेपो जो है, रिवर्स रेपो एक तरह का लेंडिंग हो रहा है। तो इन दिस सिचुएशन दे आर सिक्योरिटीज एंड दे आर नॉट कवर्ड इन द गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। फर्दर इसका जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी एग्जेम्प्ट होता है। तो अल्टीमेटली आपका टोटल आ रहा है 31 लाख, उस पर आपने 18% निकाल के टैक्स निकाल दिया। डन गाइस। नेक्स्ट आता है आपका CS प्रोफेशनल December 20 syllabus. PQR company travels engaged in providing diversified services of transportation of passengers by various modes in the month of March. Service of transportation of passengers by national waterways, ये क्या हो जाएगा, ये exempt हो जाएगा। AC stage carriage, ये भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा सर ये, क्योंकि AC स्टेज कैरेज है। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज फॉर टूरिज्म पर्पस भी टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि ये टूरिज्म है। मुंबई टू चेन्नई पोर्ट इन अ वेसल एंड सच सर्विसेज नॉट फॉर टूरिज्म पर्पस, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये टूरिज्म पर्पस के लिए नहीं है तो दिस इज टोटली एग्जेम्प्ट। मीटर्ड कैब विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट। रेडियो टैक्सी पूरा टैक्सेबल हो जाता है और AC कॉन्ट्रैक्ट कैरेज भी पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है। तो आपका टोटल टैक्सेबल वैल्यू क्या है, 1.5 लाख, इस पे 5% करके 5,25,000। CS प्रोफेशनल PTP जून 21 न्यू सिलेबस। सर मजा आ रहा है, CS प्रोफेशनल के क्वेश्चन एकदम CMA फाइनल के स्टैंडर्ड्स के आते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, आराम से आप इसको डिस्कस प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्लिक होने की बहुत चांसेस है। Basundhara Property is a registered person at GST. Its main business is renting of various immovable properties owned by them. The following collections are made in the course of its business during the month of March. Building let to a theatre, ठीक है, आज एक बिल्डिंग है, थिएटर को लेट आउट किया गया, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा पूरा। प्रीमाइसेस लेट आउट टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट को कोई रेंटिंग ऑफ इमल प्रॉपर्टी सर्विस दिया जाता है, तो ये भी एज सच कोई एग्जेम्प्ट नहीं है, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लैंड लेट फॉर यूज बाय सर्कस, सर्कस अगर कोई रेंटिंग पे ले रहा है तो ये भी पूरा का पूरा जो है एग्जेम्प्ट नहीं होगा, टैक्सेबल होगा। हाउस लेट टू इंडिविजुअल्स फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस, यहाँ पे कोई रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का बात नहीं किया, तो हम उसको RCM में अज्यूम कर रहे कि कवर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का बात नहीं किया जा रहा है सर। अब एक चीज देखो, ये रजिस्टर्ड पर्सन इट्स मेन बिजनेस इज रेंटिंग, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे सप्लायर रजिस्टर्ड है बट रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है। अपने RCM का बात किए थे, जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता है, सप्लायर कोई भी हो, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड होता है रेंटिंग ऑफ विमल प्रॉपर्टी में फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, तो वो टैक्सेबल हो जाता है RCM में। बट यहाँ पे जो लेट आउट किया गया है वो इंडिविजुअल्स रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वेकेंट लैंड लेट used for agricultural purposes, again this is nothing but an agricultural service. Land given to lease on Titu Limited for construction of commercial complex, this will be totally taxable. Titu Limited को जो लैंड लेट आउट किया गया, इस पे कोई स्पेसिफिकल एग्जेम्पशन नहीं है। Building led to commercial center, this is also taxable, coaching center, and building led to a hotel, this will also be taxable। ठीक है, तो आपने खाली दो सर्विस को एग्जेम्प्ट किया, रेंटिंग सर्विस ऑफ फॉर रेसिडेंशियल पर्पस और लैंड लेट आउट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस बिंग एग्रीकल्चर सर्विस, ये दोनों क्या है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, CS प्रोफेशनल PTP December 21 न्यू सिलेबस। ठीक है, CS प्रोफेशनल PTP December 21 न्यू सिलेबस। Calculate the value of taxable supply and GST liability of GG Freight and Goods carriers engaged in the business of transport of goods by road for the month of March from the given particulars. Give reason for taxability or exemption of each item. देखो पहले किसके लिए बात कर रहा है बेटा, ये बात कर रहा है GG Freight and Goods, GG Freight and Goods का। In the from the given, give reasons for taxability or exemption of each item. Suitable assumptions may be made wherever required. They avail ITC and they take the GST rate at 12%। ठीक है, टोटल फ्रेट जो है वो 20 लाख का रिसीव हुआ एंड फॉलोइंग चार्जेस आर इंक्लूडेड इन 20 लाख, तो ये सारे जो चार्जेस है ये 20 लाख में इंक्लूडेड है। तो फ्रेट चार्जेस रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स रजिस्टर्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ TDS। आई होप थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा आराम आराम से चलेंगे बेटा। आपको बोला है टोटल फ्रेट चार्जेस 20 लाख का है और इसमें ये तीन कंपोनेंट इंक्लूडेड है। ये तीन कंपोनेंट क्या है, इंक्लूडेड है, और आपको टैक्सेबल वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहले एक समझो एक एक करके। GTA
सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, दोज आर रजिस्टर्ड सोनली फॉर पर्पस ऑफ टीडीएस। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूं कि जीटीए अगर किसी स्पेसिफिक एंटिटी गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है जो रजिस्टर्ड सोनली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस है, तो उसको हम लोग स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट करके रखे हैं। क्या करके रखे? एग्जेम्प्ट करके रखे। तो ये आपके वो 20 लाख के वैल्यू में ऐड नहीं होगा, दिस विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, freight charges received from unregistered person for transportation of their household goods, ये भी exempt होगा, याद होगा तुमको। household goods है, business purpose नहीं है, तो ये सर्विस बिजनेस के कोई आई मीन हाउसहोल्ड गुड्स के लिए स्पेसिफिकली एग्जेम्पशन दिया है अगर जीटी उसको ट्रांसपोर्ट करता है तो। फ्रेट कलेक्टेड, अब ये पहले था बेटा, अब नहीं है, अभी एग्जेम्पशन विड्रॉ हो चुका है। फ्रेट कलेक्टेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इन स्मॉल व्हीकल्स फॉर पर्संस हु पेड लेस देन 1500 पर ट्रिप, अब ये टैक्सेबल हो जाएगा। अब वो 750 1500 का जो वो एक लिमिट था जीटीए के लिए, वो अब नहीं है सर, अब वो एग्जेम्पशन विड्रॉ हो चुका है। ठीक है, अब वो एग्जेम्पशन क्या हो चुका है? विड्रॉ हो चुका है। सो दिस विल डेफिनेटली नॉट बी एक्सक्लूडेड, ये टैक्सेबल रहेगा। राइट, ये अब टैक्सेबल होगा क्योंकि एग्जेम्पशन जो है ये अब विड्रॉ हो चुका है। ठीक है, तो 20 माइनस 5, अल्टीमेटली आपका जो आंसर आएगा वो 17 लाख आएगा। ठीक है, अल्टीमेटली एक 20 माइनस 4 16 लाख, 15 लाख आएगा, सॉरी 20 माइनस 5 लाख 15 लाख आपका आंसर होगा, क्योंकि ये आपका टैक्सेबल हो गया। अब 750 1500 का लिमिट नो मोर एप्लीकेबल। तो ये टोटल वैल्यू है, इसमें आप जीएसटी रेट जो है अप्लाई कर देंगे। डन, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते गए, सीएस प्रोफेशनल पास टर्म पेपर दिसंबर 22 में आइए। क्वेश्चन नंबर 14, सुकेश प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश is engaged in supplying of services. Its turnover was rupees 30 lakh in the financial year 2021. It has provided the following information of outward supply for the month of May. मई 22 में इसका ये सारा टर्नओवर दिया है। लास्ट ईयर इसका टर्नओवर 30 लाख का था। रेट्स ऑफ जीएसटी आपको दे दिया 18% है। ऑल अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव टैक्सेस। कंप्यूट द जीएसटी लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ मे। लास्ट ईयर ध्यान देना इनका टर्नओवर 30 लाख था। अब आपको ये सारे सर्विसेज के नेचर दे दिए। फीस फॉर कोचिंग स्टूडेंट्स, आई मीन फीस फॉर कोचिंग प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। द कोचिंग सेंटर इज रन बाय सुकेश प्राइवेट लिमिटेड इन उत्तर प्रदेश। तो ये जो फीस चार्ज किया गया है, ये कोचिंग फीस है, ये कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को फीस चार्ज नहीं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फीस चार्ज नहीं कर रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट फीस चार्ज कर रहा है। तो दिस सर्विस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, और इस पे 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी लग जाएगा सर। Receipt of services provided in relation to conduct of examination in Saransh University, Delhi, who is providing education recognized by Indian law. Very important. ये जो कंपनी है, ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सर्विस दे रहा है। क्या? एग्जामिनेशन रिलेटेड सर्विसेज कंडक्ट करवाने का सर्विसेज दे रहा है, उसके लिए इनको रिसीट आ रहा है, जो ये एग्जेम्प्ट होता है। याद करो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अगर एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन रिलेटेड कोई सर्विसेज दिया जाएगा तो वो एग्जेम्प्ट होता है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कमल पब्लिक स्कूल, अ हायर सेकेंडरी स्कूल एट नोएडा, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द रेसिडेंस एंड बैक। अगेन यहाँ पे आपको पढ़ाया गया था, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अगर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिया जा रहा है, तो यहाँ पर जो प्री स्कूल और एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी है, वो वाले जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उनको अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दिया जा रहा है, तो अगेन इट इज टोटली एग्जेम्प्टेड। अमाउंट रिसीट फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इन हाउस कीपिंग, ये भी है एग्जेम्प्टेड। यानी खाली पहला सर्विस जो है 6 लाख वाला टैक्सेबल है, कोचिंग सर्विसेज। बाकी सारे के सारे सर्विसेज जो है एग्जेम्पशन कैटेगरी में आ जाएंगे, और ये सब आपको एजुकेशनल सर्विसेज में पढ़ाया गया था। नेक्स्ट, कम्बिनेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी अपने ऑलरेडी देख लिए। नेक्स्ट है आपका सीएस प्रोफेशनल पास टर्म पेपर जून 23। विमल लिमिटेड रिसीव द फॉलोइंग सर्विसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टैक्सेबल पीरियड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्विसेज रिसीव हुआ है, तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें कुछ एग्जेम्पशन भी हो सकता है, कुछ आरसीएम में भी लग सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
received a registration certificate required under a law by paying 20,000 as application fee. We have already understood in exemption chapter where any registration services is provided by the government, where it is compulsory, obligated under any law, then that service is going to be exempt. Warehoused his imported goods for an extended period by paying 7,000 to custom department as merchant overtime fee. वेयरहाउस्ड गुड्स जो है उसके लिए एक्स्ट्रा मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस पे किया गया, तो ये भी स्पेसिफिकली जीएसटी लॉ में एग्जेम्प्टेड है. ऑब्टेन्ड द सेफ्टी सर्टिफिकेट, ध्यान देना, ऑन वॉलेंट्री बेसिस फॉर हिज फैक्ट्री नॉट कवर्ड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट फ्रॉम इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज. एक सर्टिफिकेट लिया गया वॉलेंट्री बेसिस पे एक ऐसे फैक्ट्री के लिए जो फैक्ट्रीज एक्ट में कवर्ड ही नहीं है. आई रिपीट, जो फैक्ट्रीज एक्ट में कवर्ड ही नहीं है. तो अगर वो फैक्ट्रीज एक्ट में कवर्ड नहीं है तो इन दैट सिचुएशन एक ऐसे फैक्ट्री के लिए वो फीस पे किया गया जो फैक्ट्रीज एक्ट में कवर्ड नहीं है, ये ऑब्लिगेटेड नहीं अंडर एनी लॉ, तो ये सर्विस टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि दिस वाज नॉट ए नेसेसिटी, यू हैव टेकन वॉलंटरी, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल. लेकिन अगर ये टैक्सेबल होगा तो गवर्नमेंट अगर कोई सर्विस देता है बिजनेस एंटिटी को, तो हमें पता है इसमें विमल लिमिटेड जो सर्विस ले रहा है इनके हाथ में सर्विसेज रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल हो जाएगा. The services is going to be taxable under reverse charge basis for Vimal Limited. Got security services provided by a government security agency for a period of 5 months from January 23 by paying 1500 per month. ऐसा सिमिलर क्वेश्चन सीएमए फाइनल के इंस्टीट्यूट के मैट में भी है और पास्ट टर्म पेपर में भी आया है. गॉट सिक्योरिटी सर्विसेज फ्रॉम बाय अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसी. गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सिक्योरिटी का 5 महीने के लिए जनवरी से 1500 पर मंथ पे करके. फाइंड आउट द टैक्सेबिलिटी अंडर जीएसटी लॉ ऑफ द अबव सर्विस चार्ज पेड बाय विमल ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23. थोड़ा ध्यान देंगे, ये पीरियड को थोड़ा ध्यान दो. 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23, ठीक है. तो यहाँ पर 1 जनवरी 23 से लेकर 31 मार्च 23 अगर हम देखें तो यहाँ पे 1500 पर मंथ इंटू 3 दैट इज 4500 आपका एक पूरे फाइनेंशियल ईयर का आता है. तो 4500 अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर का आ रहा है तो यहाँ पर आपको याद होगा कि हमने 5000 का एक लिमिट पढ़ा था. गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड वेयर द कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 5000 विल बी एग्जेम्प्ट. यहाँ पे 5000 विल बी कॉन्स्टिट्यूट एज अ लिमिट एप्लीकेबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर. तो ये जो 5000 है, आई मीन ये जो 1500 है इंटू 3 जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स एग्जेम्प्ट है. नेक्स्ट 2 मंथ्स 1502 ये भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ठीक है, तो यू विल हैव टू एक्सप्लेन this 4500 is totally exempt in the current year because the limit is enhanced to the limit is 5000 and this is totally exempted because it is in the financial year the limit does not in the financial year the amount of service does not exceed 5000. next आते हैं. Jambu Agencies, a registered supplier of goods and services in Chennai, has furnished the following information for the month of February. रेंट रिसीट फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड यूज्ड एज अ पार्किंग लॉट. ध्यान देंगे, एग्रीकल्चरल लैंड को तुमने लेट आउट किया, उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए थोड़ी ना किया है, पार्किंग लॉट के लिए कर दिया. ये टैक्सेबल हो जाएगा और इसमें 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी जो है आप टोटली क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे. ठीक है. सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन इन चेन्नई. ठीक है, फॉरेन डिप्लोमेटिक सर्विस डिप्लोमेट्स को जो सर्विसेज दिया जाता है इस पे भी टैक्सेबल होता है और उनको रिफंड मिल जाता है. हाँ, फॉरेन डिप्लोमेट सर्विसेज जो इंडिया में सर्विस देते हैं वो एग्जेम्प्ट होता है. रेंट रिसीव फ्रॉम एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर द बिल्डिंग यूज्ड बाय इट फॉर रेसिडेंशियल क्वार्टर्स ऑफ इट्स टीचर्स. तो देखो यहाँ पे एक चीज समझो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रेंट मिला. आपको याद होगा कोई भी सर्विस एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ को कोई भी सर्विस देगा उसके कंसिडरेशन में उनको कुछ भी मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी टोटली एग्जेम्प्टेड. ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी टोटली एग्जेम्प्टेड. रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. थोड़ा ध्यान देंगे, जम्बू एजेंसीज इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर. ठीक है, उसने रेंट पे दिया मोटर व्हीकल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एंड द कंपनी यूजेस द व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स स्टाफ एज वेल एज गुड्स. आई रिपीट, कंपनी वो व्हीकल को स्टाफ ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए यूज करता है 60 to 40% के रेशियो में. ठीक है, 60 to 40% के रेशियो में उसको यूज करता है 50,000. ठीक है, तो यहां पर इंस्टीट्यूट ने जो ट्रीटमेंट किया है, इन्होंने क्या किया है 50,000 का, ठीक है, इन्होंने क्या किया 50,000 का 60% ले लिया. क्या ले लिया,
50,000 का 60% ले लिया, ठीक है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टाफ एग्जेम्प्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज नॉट एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो गुड्स अगर देखा जाए तो गुड्स का जो रेशियो है वो 40% होना चाहिए था और स्टाफ का रेशियो पे 60% होना चाहिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिकल एरर है। और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस, आपको याद होगा कि अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया जाता है, दैट इज अगर ये जो है, अगर कोई नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है तो ये आरसीए में लग जाएगा। इसमें क्या टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, इसमें टैक्सेबिलिटी आरसीए में आ जाएगी, और आरसीए में जो है इसका टैक्सेबिलिटी 5% के हिसाब से आएगा, और फॉरवर्ड चार्ज में आएगा तो इसका टैक्सेबल 12% के हिसाब से आएगा, ठीक है। सेल प्रोसीड्स ऑफ इंपोर्टेड गुड्स लाइंग इन द कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस, कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में कोई गुड्स अगर है और उसको सेल किया जा रहा है तो आपको शेड्यूल 3 में पढ़ाया गया था कि सर इट इज नाइदर ट्रीटेड टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ये आपके शेड्यूल 3 में क्वालिफाई कर जाएगा, ये ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। नेक्स्ट अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, पास्ट टर्म पेपर जून 23। ERN company is registered in the state of Maharashtra and providing various kind of services to its clients in Mumbai. The following details pertains to the month of August and they are furnished to you as following. Determine the taxable value of services and the minimum GST payable in cash for the given tax period. You need to assume the rates 18% except for 2 which is 12%. खाली सेकेंड सर्विस का रेट ऑफ जीएसटी 12% है, बाकी सबके लिए 18% है। 6 bus with seating capacity of 60 passengers given on hire to Maharashtra state undertaking, buses being run on routes determined by the Maharashtra state undertaking। तो एक तरह से हायरिंग सर्विस हुआ, तो हायरिंग सर्विस पे जीएसटी नहीं लगेगा where it is given to a where it is given to a local authority। तो यहाँ पे हमारा मतलब ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को जो सर्विस दिया जा रहा है हायरिंग सर्विस, इस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज रिसीव फ्रॉम जीटीए, यानी जीटीए ने ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड किया फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव 6 बसेस, तो इस पे भी जीएसटी एग्जेम्प्ट है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन बाय मीटर्ड कैब्स भी एग्जेम्प्ट है। बाई अच्छा सप्लाइड बाई एम कार्ट विच इज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो ध्यान देना ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए अगर ये हो रहा है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के हाथ में एग्जाम नहीं है, खाली सप्लायर के हाथ में एग्जाम है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। फ्यूमिगेशन सर्विसेज पहले एग्जाम था बट अब ये हो गया है टैक्सेबल, तो 18 लाख आपका जो है टैक्सेबल वैल्यू है, उस पर आप 18% टैक्स लगा के अपना आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट, Gautam Sharma, CS professional, PTB December 23. Gautam Sharma has obtained registration of GST on 1st May in the state of UP. Has received the following amounts. ये सारे amounts है. You are required to calculate the GST payable by Gautam Sharma. All transactions are intrastate and all above amounts are exclusive of GST. Commission received as an insurance agent from LIC. ये RCM में taxable हो जाएगा. Repeat, किस में taxable हो जाएगा? ये RCM में taxable हो जाएगा. Reverse charge में ये taxable हो जाएगा. 1,50,000 आपका रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है, तो सप्लायर के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी एज अ कमेंटेटर, वेरी इंपॉर्टेंट, कमेंटेटर के रूप में अगर सर्विस दिया जा रहा है तो दिस इज टोटली टैक्सेबल, दिस इज टोटली taxable because commentator is not specifically covered under the exemption notification and hence commentary का जो सर्विस होगा वो taxable होगा। Electrically operated buses given hire to municipal operation corporation, तो we already understood that EV, electric vehicle, if given let out to municipal corporation is totally what is, it is totally exempted, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, exempt हो जाएगा। Professional service provided free of cost to his independent married sister, I repeat, professional service provided free of cost to his independent married sister, cost of providing service is 1,10,000 but the open market value is 1,50,000। तो यहाँ पर आपका जो प्रोफेशनल सर्विस दिया जा रहा है, सबसे पहले देखो ये विदाउट कंसिडरेशन है, बट ये किसको दिया जा रहा है, ध्यान देना, इंडिपेंडेंट मैरिड सिस्टर। तो सर आपका जो आपकी जो सिस्टर है वो इंडिपेंडेंट है, तो शी इज नॉट क्या बोलते हैं ना, डिपेंडेंट ऑन यू, एंड इफ शी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन यू देन शी इज नॉट योर रिलेटिव, and if she is not your relative then schedule 1 will not be applicable because schedule 1 is only applicable if there is supply between related person, तभी शेड्यूल 1 लगेगा वरना नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट मैरिड सिस्टर को जो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है उस पर जीएसटी आपका एप्लीकेबल नहीं होगा सर, ठीक है, इट विल नॉट बी कवर्ड इन शेड्यूल 1, ये भी नील नील हो जाएगा सर।
नेक्स्ट आते हैं CMA फाइनल मॉक टेस्ट पेपर December 23 न्यू सिलेबस. Well-being Nursing Home has received the following amount in the month of January in lieu of various services rendered by it in the same month. You're required to determine its GST liability from the details furnished below. ठीक है. Palliative care for terminally ill patients at patient's home. Palliative care is given to improve the quality of the life of the patients who have a serious or life-threatening disease, but the goal of such care is not to cure the disease. I repeat, टर्मिनली टर्मिनली इल पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए पैलेटिव केयर दिया जा रहा है और ये दिया जा रहा है क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए. ठीक है ना गाइस. तो हु हैव अ सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज बट द गोल इज नॉट टू क्योर द डिजीज. तो सर ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि गोल इज नॉट टू क्योर द सर्विस आई मीन डिजीज बट अल्टीमेटली केयर है. तो ये केयर विल बी कंसिडर्ड टू बी अ हेल्थ केयर सर्विस. ठीक है. ये हेल्थ केयर सर्विस में माना जाएगा. कॉर्ड ब्लड बैंक पहले एग्जेम्प्ट होता था, अब ये टैक्सेबल हो गया है. ठीक है. कॉर्ड ब्लड बैंक में जो सर्विसेज था पहले इसको एग्जेम्पशन लिस्ट में डाला गया था बट इसको विड्रॉ कर लिया गया है. हेयर ट्रांसप्लांट सर्विसेज इट इज फॉर द ब्यूटी ऑफ द बॉडी, तो अगेन इट इज टोटली टैक्सेबल. ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा. एम्बुलेंस सर्विसेज ये एग्जेम्प्ट होगा. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स इन एम्बुलेंस ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ये भी एग्जेम्प्ट होगा. नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट एंड इट इज अ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा. तो तीनों के तीनों सर्विस क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे. ये तीनों के तीनों सर्विस क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे. ठीक है. प्लास्टिक सर्जरी टू रीस्टोर एनाटॉमी ऑफ अ चाइल्ड अफेक्टेड ड्यू टू एक्सीडेंट ये भी आपका जो है एग्जेम्प्ट हो जाएगा. बट प्राणिक हीलिंग ट्रीटमेंट विल बी टोटली टैक्सेबल बिकॉज इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन. मॉर्टुअरी सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा. मॉर्टुअरी सर्विसेज भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो. टोटल वैल्यू निकाल लिए, CGST SGST यहाँ पे एप्लीकेशन अप्लाई कर दीजिए. ठीक है. क्लियर हो रहा है गाइस, बताओ क्लियर हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. CMA फाइनल पास टर्म पेपर December 23. Basant, the registered supplier of Chennai, received the following amount in respect of the various activities undertaken by him during the month of May. Finally पूछा है, you are required to compute the gross value of receipts on which GST is to be paid by Basant for the month of May. Correct legal provision should form part of your answer. First, actionable claim received from normal business debtors. डेटर से आपको एक्शनेबल क्लेम रिसीव हो रहा है. एक्शनेबल क्लेम इज नाइदर गुड्स नॉर सर्विस, तो ये टैक्सेबल नहीं होता. दिस इज नॉट कंसिडर्ड टू बी टैक्सेबल. ठीक है. आई मीन बेसिकली टैक्सेबल तो क्या, इट इज नाइदर गुड्स नॉर सर्विस. ठीक है. कमीशन रिसीव्ड एज अ रिकवरी एजेंट फ्रॉम NBFC, तो ये RCM में टैक्सेबल हो जाएगा. इट विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द सप्लायर. इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ NBFC. He got permission from municipal authorities to build 7 floors building in the Bangalore, but he agreed to build only 3 floors and received 22 lakh as compensation from Ranjit Constructions Limited, a neighboring housing project which wants to protect its sunlight. तो बेसिकली एक तरह का कॉम्पनसेशन उसने ले लिया. ठीक है. टॉलरेट एन एक्ट और टू डू अ पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन ले लिया इसने, जिसने बेसिकली ट्रांसफर कर दिया है राइट. तो ये राइट जो ट्रांसफर किया ये टैक्सेबल हो जाएगा सर. तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी टैक्सेबल 22 लाख. अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम GHK फॉर परफॉर्मिंग अ क्लासिकल डांस इन वन प्रोग्राम बिकॉज द वैल्यू एक्सीड्स 1,50,000, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर 1,99,500. ये 1,99,500 टैक्सेबल हो जाएगा. अमाउंट चार्ज फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन द वेयरहाउस, तो फ्यूमिगेशन सर्विसेज भी फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो ये भी आप पूरा क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे. कंसिडरेशन रिसीट फॉर 1 month रेंट फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग वाला सर्विस अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन को मिलता है तो वो RCM में जाके टैक्सेबल होगा, ये फॉरवर्ड चार्ज में नहीं होगा. नेक्स्ट, amount charged for composite supply of goods and service by way of milling of wheat into wheat flour along with fortification to Karnataka government for distribution of wheat flour under PDS in Karnataka. और यहाँ लिख दिया value supply of the goods in this particular supply constitutes 48% which is more than 25%. तो ये 7 लाख भी टैक्सेबल हो जाएगा. तो सबको अगर अपने एडअप करें 22 लाख प्लस 199,500 प्लस 1,20,000 18 नहीं होगा प्लस 7 लाख
32,19,500 will be considered to be the total supply on which GST is to be paid by Basant. This will be your answer, 32,19,500. नेक्स्ट आते हैं CMA फाइनल MTP जून 24. ठीक है, बी वेरी केयरफुल. CMA फाइनल MTP जून 24. Agrofarm Limited, registered under GST, furnishes the following details with respect to the activities undertaken by them in the month of May. आपको पूछा है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ मे. ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी. रिसीट्स फ्रॉम सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट. ठीक है, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर एग्जेम्प्ट हो जाएगा. सीड टेस्टिंग भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ठीक है, ये दोनों सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगा. सॉइल टेस्टिंग ऑफ फार्म लैंड भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा. वेयरहाउसिंग ऑफ पोटैटो चिप्स टैक्सेबल हो जाएगा. सेल ऑफ वीट का जो कमीशन है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स ऑन यूज ऑफ न्यू पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स डेवलप थ्रू साइंटिफिक रिसर्च भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा. रेंटिंग ऑफ वेकेंट लैंड टू अ स्टड फार्म, दिस इज एक्चुअली रेंटिंग फॉर हॉर्सेज. तो हॉर्सेज जो होता है वो टैक्सेबल होता है. ठीक है, इट विल बी टैक्सेबल. लीजिंग ऑफ वेकेंट लैंड टू अ कैटल फार्म एग्जेम्प्ट हो जाएगा. चार्जेस फॉर वेयरहाउसिंग ऑफ राइस, ध्यान देंगे अगर आप राइस वेयरहाउसिंग कर रहे हैं तो इट विल बी टोटली एग्जेम्प्टेड. इसके ऊपर अपने स्पेसिफिकली एग्जेम्पशन पड़े थे. ठीक है. चार्जेस फॉर वेयरहाउसिंग ऑफ कॉटन फैब्रिक्स, कॉटन फैब्रिक टैक्सेबल हो जाएगा. एंड रिटेल पैकिंग एंड लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा. तो अल्टीमेटली 85,000, 185 एंड 2 लाख. ठीक है, 85, 185 एंड 2 लाख ये मिला के सब कुछ क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा. आप देख रहे हो CMA फाइल में हर टर्म में आपका एग्जेम्पशन से सवाल आ रहा है. PNR अ प्रोप्राइटरी कंसर्न रजिस्टर्ड अंडर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ GST, आपको ये सारे डिटेल्स दिए हैं. ठीक है, एंड यू नीड टू कंप्यूट द GST लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ दिस. सारे सब रेट्स है 18% एक्सेप्ट फॉर रेंटिंग ऑफ व्हीकल विच इज 2.5% ईच. ठीक है, स्टार्ट करें. विच इज 2.5% ईच. अमाउंट कलेक्टेड फॉर लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग वेयरहाउसिंग ऑफ पोटैटो चिप्स, ये टैक्सेबल हो जाएगा. तो इसमें हम 9% और 9% जो है टैक्सेबल कर देंगे. 15,000 का 9% और 15,000 का 9%. ठीक है. नेक्स्ट, फी पेड फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ द फार्म, ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि ये चैरिटेबल ट्रस्ट का एक्टिविटीज है. इंटरेस्ट रिसीव ऑफ फिक्स डिपॉजिट, ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा बैंकिंग सर्विस में. प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू, ध्यान देना है बाई नहीं है, टू फॉरेन डिप्लोमेट्स, ये टैक्सेबल होता है. ठीक है. Receipts from running an educational institution including receipts for providing residential dwelling by institution to students, हमने पढ़ा था whatever services provided by educational institution to students will be totally exempted. ये क्या हो जाएगा, totally exempt हो जाएगा. Supply value including cost of fuel for provision of renting of motor vehicle service to AJL Limited. The vehicle is used for carrying goods only. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एकदम क्लियरली दिया हुआ है कि ये सर्विस में 5% टैक्स है. ये सर्विस में क्या है, 5% टैक्स है. तो 2 लाख का 2.5%, यानी ये हो गया आपका 5,000 ईच. तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है, तो ये 5,000 क्या कर दिए, टैक्सेबल कर दिए. ठीक है, दिस विल बी टैक्सेबल. रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल. ओके. रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में गाइज अपने पढ़े हैं कि इफ इट इज नॉट कवर्ड अंडर फॉरवर्ड चार्ज व्हेन इट इज सप्लाइड बाय नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू अ बॉडी कॉर्पोरेट. यहाँ पे एक प्रोप्राइटरी कंसर्न है जो कि एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है और वो सप्लाई कर रहा है एक रेसिपिएंट को जो कि एक बॉडी कॉर्पोरेट है. तो ये एक तरह से रिवर्स चार्ज में आना चाहिए था, बट इंस्टीट्यूट ने अपने सजेस्टेड आंसर में इसको भी फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल करके रखा है. ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज में मतलब इसको 2.5% ही करके रखा है, बट इसको इन्होंने यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी ऐड करके रखा है. ये आपके रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल होगा. नेक्स्ट आते हैं CMA फाइनल MTP दिसंबर 24. ये अपने ऑलरेडी सेम क्वेश्चन कर चुके हैं तो मैं रिपीट नहीं करवा रहा हूँ. ठीक है, पास्ट टर्म पेपर दिसंबर 24 से क्वेश्चन आया था. डिस्कस वेदर GST वुड बी पेबल इन द फॉलोइंग केसेस. डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है. देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जामिशन से, वैल्यूएशन से, सब मिक्स करके जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है. विष्णु टेम्पल चैरिटेबल ट्रस्ट
registered under Income Tax Act gives on rent a community hall to public for organizing a Diwali Mela, rent charged at 10,000 से less. If the rent charge is 10,000 से less, so definitely we can say it is going to be fully exempt. ठीक है, इस पे GST नहीं लगेगा because rent charge is less than 10,000 per day. ठीक है. Next, a company secretary makes a payment of LLP registration fee of 4,000 on behalf of their clients and charges the client his professional fee of 16,000 along with expense of 4,000 incurred in form of payment as a pure reimbursement. तो यहाँ पे आपको रूल 33 का रेफरेंस देना पड़ेगा कि एज पर रूल 33 any cost incurred by the service provider as a pure agent or acting on behalf of service recipient will not be included in the value supply and the GST will be chargeable only on the professional fee component, that is 16,000. फार्मास्यूटिकल कंपनी सप्लाइज फ्री सैंपल्स, ध्यान देना डॉक्टर्स को फ्री सैंपल प्रोवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वेदर इट इज सप्लाई और नॉट. नो, इट इज नॉट अ सप्लाई बिकॉज इट इज नॉट कवर्ड अंडर शेड्यूल 1 and in order to be classified as a supply as per 7(1)(a), the supply should be in the course of furtherance of business for a consideration, but here the consideration element is not present and that is why it is not considered to be a supply, and the supply which is made to the doctor, it is not related person, hence schedule 1 is not applicable. RTY Limited has given on hire 12 trucks to ABV Transporters of Mumbai at GTA for transporting goods in various parts of the country. Hiring charges is not matter. This service is totally exempted. अपने already पढ़ चुके हैं कि any services by way of giving on hire to a GT, a means of transportation for carrying goods, it is totally exempted. तो इस पे भी GST payable नहीं होगा. नेक्स्ट आते हैं CS प्रोफेशनल MTP में आपका ये क्वेश्चन आया था, आइए एक बार चेक किया जाए. ठीक है, आई मीन दिसंबर 24 का पास्ट टर्म पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ये एक बार चेक करते हैं. ठीक है, ये डिफरेंट क्वेश्चन आया था CS प्रोफेशनल के एग्जाम में. CS प्रोफेशनल पास्ट टर्म पेपर दिसंबर 24 में आते हैं. RWA of Ekta Cooperative Housing Society registered under Society Registration Act charged from its 3 members as below against provision for various services for May. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ये RWA का डायरेक्ट क्वेश्चन है. 7500 पर मेंबर पर फ्लैट का लिमिट होता है. एक मेंबर के पास अगर 2 फ्लैट भी है, एक पर्सन के पास 2 फ्लैट भी है, तो वो 2 मेंबर माना जाएगा और उसके ऊपर 7500 का लिमिट है, वो पर फ्लैट है. तो पूजा फ्लैट 1 फ्लैट 2, श्रीनिवास का अलग फ्लैट है. रिपेयर मेंटेनेंस आपको बता दिया है. नेक्स्ट आपको पार्किंग चार्ज बता दिया है, देन वाटर चार्ज बता दिया, देन प्रॉपर्टी टैक्स कॉमन एरिया बता दिया और ये टोटल बता दिया है. Pooja is the owner of flat 1 and flat 2. Srinivas is the owner of only one flat. All the same flats, all the flats are same size in the society. Parking and water charges clearly दिया, they are reimbursed by the members against the separate bills. यानी कि कॉमन में नहीं है, और क्योंकि कॉमन में नहीं है इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, ये GST के 7500 वाले लिमिट में नहीं आएगा और इसके ऊपर RWA कोई GST पे नहीं करेगा. ये सेपरेटली इंडिविजुअल बिल है, इसके ऊपर सेपरेटली जो है म्यूनिसिपैलिटी जो है वो अपना डिसबर्समेंट करेगा. इसमें RWA के ऊपर कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं आएगा बिकॉज इट इज अ इंडिविजुअल रीइंबर्समेंट, इट इज नॉट कवर्ड इनटू द टैक्सेबिलिटी रेंज ऑफ RWA. तो यहाँ पे अभी एकदम चीज हो गया सर कि पार्किंग एंड वाटर, पार्किंग चार्ज तो पूरा टैक्सेबल हो जाता है सर. ओके, पार्किंग चार्जेस तो टैक्सेबल हो जाएगा, वो इंडिविजुअल मेंबर्स के हाथ में टैक्सेबल होगा. वाटर चार्ज अगर हम ये मान के चले कि इट्स अ प्योर रिइंबर्समेंट तो ये टैक्सेबल नहीं होगा. प्रॉपर्टी टैक्स और रिपेयर मेंटेनेंस को आप एडअप कर दीजिए. 6500 प्लस 800 ये हो गया 7300. ठीक है, तो ये एग्जेम्प्ट हो गया. 7000 प्लस 800 ये हो गया आपका 7800, तो ये 7500 से ज़्यादा हो गया तो ये टैक्सेबल हो गया. 5500 प्लस 800 ये हो गया आपका 6300, तो भी ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा सर. ठीक है, तो 6300 एग्जेम्प्ट, 73 एग्जेम्प्ट और 7800 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा. टैक्सेबल अमाउंट क्या है, पार्किंग चार्ज है, अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो 500 है ये आपने टैक्सेबल कर दिया. ठीक है, 7800 आपका 7500 से आता है तो पूरा टैक्सेबल कर दिया. 6300 एग्जेम्प्ट है तो यहाँ पे पार्किंग चार्ज आप एज इट इज क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे, तो टोटल आके आपका ये टैक्सेबल वैल्यू आ गया. नेक्स्ट CS प्रोफेशनल में दिसंबर 24 में और एक क्वेश्चन आया था फ्रॉम प्रोफेशनल. सोनल, अ फेमस कथक डांसर ऑफ मुंबई, has received the following consideration in the month of February 2024. Determine the value of taxable supply under GST law by Sonal for the month of February, assuming all the amounts are exclusive GST. ठीक है, तो डांस परफॉर्मेंस एट द एनुअल डे फंक्शन ऑफ अ गर्ल्स कॉलेज. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एनुअल डे फंक्शन है, कथक डांसर है, कथक डांसर है, क्लासिकल परफॉर्मेंस होगा. एनुअल डे कहीं पे भी हो, यहाँ पे 1,20,000 का इनको जो है यहाँ पे
कंसिडरेशन मिला है, तो डेफिनेटली ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा बिकॉज द अमाउंट इज नॉट एक्सीडिंग 1,50,000. बट अमाउंट रिसीव्ड एज डांस परफॉर्मेंस इन अ कॉन्सर्ट हेल्ड एट मुंबई, इसका टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि 1.5 लाख से ज़्यादा है. अमाउंट रिसीव्ड फॉर बीइंग हायर्ड एज अ ब्रांड एम्बेसडर होते पूरा का पूरा टैक्सेबल कर देंगे, द एग्जेम्पशन इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस. अमाउंट रिसीव्ड एज कोचिंग फीस इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स, याद होगा ये भी एग्जेम्प्ट होता है. अगर आपको कोई कोचिंग फीस मिल रहा है इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इन रिलेशन टू आर्ट्स कल्चर स्पोर्ट्स, दैट इज एग्जेम्प्ट. अमाउंट रिसीव्ड एज रेंट फॉर अर हाउस इन मुंबई given to Harish, a government employee, for use as his residence. Very very important. हरीश को आपने ये घर एज अ यूज़ करने के लिए दिया रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, तो ये जो 60,000 है ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये आरसीएम के ऊपर टैक्सेबल नहीं होगा सर. ठीक है, तो ये था अपना एग्जेम्पशन चैप्टर. आपको दिख तो गए होगा कि सर इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं सीएमए में, सीएस में एग्जेम्पशन चैप्टर से, तो डेफिनेटली आई थिंक दिस बिकम्स इंडीड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इन योर एग्जाम. नेक्स्ट अपने पेमेंट ऑफ जीएसटी में आते हैं, और पेमेंट ऑफ जीएसटी में इस बार मुझको बहुत ज़्यादा एक हाई चांसेस लगता है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन, दैट इज रूल 88B, दैट इट रॉन्ग अमाउंट ऑफ आईटीसी यूटिलाइज्ड. ठीक है, रॉन्ग अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेल्ड एंड यूटिलाइज जो अपने कैलकुलेट करते हैं उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी पूरी चांसेस है. और यही देखो इस बार आया था, तो एक बार अपने बैकवर्ड्स चल रहे हैं इस बार. प्रोफेशनल में पास्ट टर्म पेपर December 24 बहुत ही अच्छा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है. द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ अ कंपनी शोड द फॉलोइंग मंथली क्लोजिंग बैलेंसेस जैन फेब मार्च. सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये क्या चीज का लेजर है? क्रेडिट लेजर है. ठीक है, ये क्रेडिट लेजर है कि इतना तुम्हारा जैन के एंड में क्रेडिट था 5,000, फैब के एंड में क्रेडिट था 4,000, और मार्च के एंड में क्रेडिट था 4,000. यानी तुमने देखो, ध्यान दो, तुमने यहाँ पर 1,000 आईटीसी यूज किया है. ठीक है, 5,000 पहले था तो फेब में तुम्हारा कम है, तो यानी तुमने 5,000 से 4,000 इसलिए कर पाया क्योंकि तुम्हारा 1,000 टोटल आईटीसी यूज हुआ है. बट मार्च में तुम्हारा आईटीसी इंटैक्ट है, यानी तुमने कोई यूज नहीं किया है, तुम अवेल करके उतना ही यूज किया होगा, तो तुम्हारा अल्टीमेटली नेट ऑफ बैलेंस जो है वो सेम है. ठीक है, आपको ये भी याद होगा, हमने सर्कुलर में पढ़ा है, टोटलिटी में हम इंटरेस्ट चेक करते हैं. व्हेन यू आर चेकिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ रॉन्ग अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन, यू नीड टू कंप्यूट द इंटरेस्ट टोटलिटी में. आप इंडिविजुअल फिगर्स में कभी भी इंटरेस्ट नहीं निकालते हो, आप टोटलिटी चेक करते हो. तो देखो, कंपनी यूटिलाइज्ड 3,000 आउट ऑफ आईजीएसटी एज अवेलेबल इन जनवरी. थोड़ा ध्यान देना, जनवरी 24 में आपके पास आईजीएसटी कितना था? 4,000 का था, ये बैलेंस आया है. ठीक है, कंपनी ने क्या किया ना, इसने 3,000 आईटीसी आईजीएसटी का यूज किया जो जनवरी में अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग 3B फॉर जनवरी ऑन 18th फेब. 18th फेब को जब ये रिटर्न फाइल किया जनवरी का, तो उसने क्या किया, 3,000 इसमें से आईटीसी यूज किया. ठीक है, द सेम वॉज लेटर ऑन रिवर्स्ड ऑन 20th अप्रैल ड्यू टू wrongfully अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग 3B. यानी अल्टीमेटली आपका जो रॉन्ग अमाउंट ऑफ आईटीसी यूटिलाइज्ड और अवेल्ड है, ठीक है, ये आपका अमाउंट कितना है? 3,000 है. ये आपका अमाउंट कितना है? 3,000 आपका टोटल अमाउंट ऑफ रॉन्गफुली आईटीसी अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड है. बट ध्यान देना गाइस, अल्टीमेटली आपके पास लेजर में बैलेंस कितना है? 4,000 है. इसका मतलब ये जो 3,000 का क्रेडिट है, ये कहीं ना कहीं ये 4,000 में बैठा हुआ है. यस, बैठा हुआ है सर. क्या आपने 4,000 क्रेडिट यूज किया? बिल्कुल नहीं किया. हाँ, अगर आप बोले कि ये बैलेंस 1,000 होता, तो फिर आप बोलते सर इसमें तो 3,000 में से 1,000, आई मीन 3,000 में से 2,000 आप यूज कर चुके हो और आपका बैलेंस 1,000 रुपये बचा होगा, तो आप 2,000 के ऊपर ही इम्पैक्ट डालते. बट यहाँ पे तो कुछ ऐसा होना ही नहीं चाहिए सर, इंटरेस्ट लगना ही नहीं चाहिए, बिकॉज द क्लोजिंग बैलेंस इन योर क्रेडिट लेजर is more than the amount of wrongly availed and utilized credit. And in this case, we will not just check the calculation of interest, but the balance of the combined ledgers across IGST, CGST and SGST will be checked. बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था. तो यहाँ पे पहले आपको प्रॉपर समझाना था एंड लास्ट में कंक्लूड करना था. सिंस द बैलेंसेस available with ITC during the month of Jan, Feb, March, which did not fall below the amount of wrong IGST ITC, that is 3,000, the company would not be liable to pay any interest for the period of wrongful availment and utilization and later reversal पे. कंपनी को कोई भी जो है पेमेंट नहीं करना पड़ेगा.
सिमिलरली देखो इस CMA फाइनल का क्वेश्चन CS प्रोफेशनल में आया. Dexton Supply Private Limited has the following liabilities for the financial year and they have asked you to suggest the company in discharging the liability. इनके पास कैश लेजर में 5,05,000 है. सेल्फ असेस्ड प्रीवियस टैक्सेस, प्रीवियस टैक्स ड्यूज, देन करेंट टैक्स ड्यूज, देन डिमांड राइजिंग आउट ऑफ एडजुडिकेशन ऑर्डर्स नीड्स टू बी पेड इन दिस एट दिस प्रायोरिटी सर. ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है. आपको आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 में हो, ध्यान देंगे. ओके, तो यहाँ पे May 23 दिस विल बी फर्स्ट. अच्छा, यहाँ पे टैक्स एंड अदर ड्यूज, तो अदर ड्यूज में इंटरेस्ट पेनल्टी भी आ जाता है. देन मे का कुछ है क्या? नहीं, मे का कुछ नहीं है. मे का फर्स्ट ईयर, फिर जून आएगा. ठीक है, अच्छा जून में ध्यान देंगे. जून में आपको टैक्स लाइबिलिटी, थोड़ा ध्यान देना, टैक्स लाइबिलिटी फॉर सप्लाईज मेड ड्यूरिंग जून, तो दिस विल बी सेकेंड. ठीक है, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ये हो गया थर्ड. तो पहले अपने को क्या करना है, 5,05,000 में -125 -16 -128. ठीक है, नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट एंड पेनल्टी आ जाता है 14,500 और नेक्स्ट आपका यहाँ पर आएगा 221,500. यहाँ पेमेंट करेंगे. आपके पास अभी भी अनपेड अमाउंट रहेगा 426,500. दिस विल बी योर अनपेड अमाउंट 426,500. द बैलेंस अमाउंट towards demand raised is to be discharged before liability of demand raised under old provisions. यानी ओल्ड प्रोविजंस को डिस्चार्ज करने के पहले आपको ये वाला लाइबिलिटी डिस्चार्ज करना है. ठीक है, पेमेंट जनरली यहाँ से क्वेश्चन CMA फाइनल में नहीं आता है. व्हेन इट कम्स टू डिटेल्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यहाँ से MCQ ही जनरली पूछा जाता है. Sriram registered in Delhi hired a truck from a GTA being unregistered person. Accordingly, tax amounting to this much is payable under reverse charge by Sriram and he is having 15,000 in his electronic credit ledger. ध्यान दो, दिल्ली में एक रजिस्टर्ड श्रीराम है, उसने ट्रक हायर किया फ्रॉम अ GTA जो कि अनरजिस्टर्ड है. टैक्स अमाउंटिंग टू 6,500 इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस बाय श्रीराम. श्रीराम को इसको RCM में पे करना था बिकॉज ही हैज टेकन सर्विस फ्रॉम GTA और उसके पास क्रेडिट लेजर है में 15,000 है. तो डेफिनेटली कैन नॉट यूटिलाइज दिस ITC टू पे हिज RCM टैक्स. वेदर ही कैन यूटिलाइज द सेम, द आंसर इज नो. ऑल्सो एक्सप्लेन विच डॉक्यूमेंट इज टू बी इशूड बाय श्रीराम टू GTA पेमेंट वाउचर. सपोर्ट योर आंसर विद लीगल प्रोविजन. बहुत सिंपल है, पहले आप बता दोगे लाइबिलिटी पेबल अंडर RCM शैल बी पेड बाय वे ऑफ डेबिटिंग कैश लेजर ओनली एंड ऑल्सो द टैक्स पेबल अंडर RCM will be available for ITC. Tax payable under RCM will be available for ITC. Hence in this case, Srinam is not entitled to adjust the liability of RCM of rupees 6,500 against the electronic credit ledger. ठीक है, श्रीराम लाइबिलिटी जो RCM का 6,500 का एडजस्ट नहीं कर सकता है. ठीक है, 6,500 का RCM का जो है वो अपना लाइबिलिटी जो है एडजस्ट नहीं कर सकता है. ठीक है, सेक्शन 31 प्रोवाइड्स दैट क्या अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स under reverse charge shall issue an invoice in respect of goods and services or both received by him from a supplier who is unregistered on the date of receipt. In case the supplier or goods and services is a registered person, no invoice is required to be issued by the recipient. Section 31 requires such recipient to issue a payment voucher at the time of making payment. ठीक है, सेक्शन 31 रिक्वायर करता है कि जो रेसिपिएंट है टू इशू अ पेमेंट वाउचर, वो पेमेंट वाउचर इशू करेगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर. Since GTA is an unregistered person, Sriram will also issue an invoice क्योंकि उसको invoice भी issue करना पड़ेगा on the date of the receipt of goods and services and he will also issue a payment voucher. उसे self invoicing भी करना पड़ेगा और उसको payment voucher भी issue करना पड़ेगा सर. डन. CS प्रोफेशनल अगेन PTP सर जबरदस्त है, आपने CS प्रोफेशनल क्वेश्चंस करा के एकदम, एक होता है ना सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट CMA का खाली क्वेश्चंस करके जाने से नहीं होगा. आपको अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि हमें और भी अपना एक्सपैंड करना पड़ेगा रीच, जो मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको करवाने का. Anil, a trader registered under regular scheme, has opted to file returns GSTR 1-3B on monthly basis. He has filed GSTR 3B for the month of May within the due date. अनिल एक ट्रेडर है, GST लॉ में रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है. इन्होंने रिटर्न फाइल किया, इन्होंने ऑप्ट किया टू फाइल रिटर्न्स ऑफ GSTR 1 एंड GSTR 3B on monthly basis. He has filed GSTR 3B for the month of May within the due date, that is 20th June. Anil noticed
इन जुलाई 23, ध्यान देना, जुलाई में जाके अनिल ने नोटिस किया कि भाई that the tax dues for the month of May, that the tax dues for the month of May have been short paid by 20,000. यानी जुलाई में it has been noticed that the tax dues have been short paid by rupees 20,000 and the shortfall of 20,000 was paid through cash ledger and the credit ledger amounting to 15,000 and 5,000 respectively. ये जो 20,000 का shortfall है कैश लेजर में, ये 15,000 का है और 5,000 का है जीएसटीआर 3B ऑफ जुलाई विच वॉज फाइल्ड ऑन 20th अगस्त. तो ध्यान दो, जीएसटीआर 1 3B में अनिल ने रिटर्न फाइल किया मंथली बेसिस पे. मई का जो 3B है, he has filed 3B for the month of May within the due date that is 20th June 2023. अनिल ने जुलाई में नोटिस किया that the tax dues for the month of May, ठीक है, अनिल ने जुलाई में नोटिस किया that the tax dues for the month of May have been short paid by 20,000. ठीक है, इन्होंने नोटिस किया that मई मंथ का जो टैक्स ड्यूज है वो शॉर्ट पेड हो गया 20,000 से. और ये जो शॉर्टफॉल है 20,000 का, ये कैश लेजर के थ्रू भी पे हुआ, क्रेडिट लेजर के थ्रू भी पे हुआ. 15,000 कैश, 5,000 क्रेडिट, वाइल फाइलिंग जीएसटीआर 3B ऑफ जुलाई. यानी ये शॉर्टफॉल है, ठीक है. और जुलाई में जब ये फाइल हुआ, जुलाई के रिटर्न में जो अगस्त में फाइल हुआ उसमें इसका पेमेंट हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंप्यूट करना है कि इसका इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है. तो एक बात बताओ, हमने पढ़ा था इंटरेस्ट जितना कैश लेजर से डेबिट हो रहा है उतना पे ही लगेगा, क्रेडिट लेजर वाले पे नहीं लगेगा. तो कैश लेजर पे कितना हो रहा है, कैश लेजर पे हो रहा है आपका आई थिंक 15,000, ठीक है. कैश लेजर में हो रहा है आपका 15,000. लेकिन ये किस सिचुएशन में था, ये उस सिचुएशन में था जब आपका रिटर्न लेट फाइल हो रहा है. लेकिन यहां पे मई मंथ का रिटर्न आप ड्यू डेट के अंदर फाइल कर रहे हो. तो अगर आप मई मंथ का रिटर्न ड्यू डेट के अंदर फाइल कर रहे हो तो यहां पे नेट नहीं, यहां पे ग्रॉस लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट लगेगा. लेकिन यही रिटर्न अगर लेट फाइल होता तो आपके नेट लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट लगता. तो यहां पे सर हमारे को 20,000 पे जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18% एनम के हिसाब से. और यहां पर जो आपका कैलकुलेशन आएगा, ठीक है, आपका 20 जून है तो जुलाई, ठीक है, जून हो गया, फिर जुलाई हो गया, ठीक है, जून हो गया, फिर जुलाई हो गया. एक मिनट, 30 डेज ऑफ जून है तो उसमें 20 माइनस कर दीजिए, जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त. तो इट इज कमिंग टू 61 डेज. ये कितना आ गया, इट इज कमिंग टू 61 डेज. क्लियर है. तो 20,000 इंटू 18% इंटू 61 बाई 365 गिव्स यू 602 रुपीज. लेकिन क्या लिखे, व्हाट वुड बी आंसर 3B फॉर द मंथ ऑफ मे हैज बीन फाइल्ड बिलेटेडली. अरे भाई तब तो मजा था, अगर बिलेटेडली फाइल किया होता तो फिर नेट टैक्स लायबिलिटी जो कैश लेजर के थ्रू पे हुआ है उसी पर आपको जो है इंटरेस्ट देना पड़ता. इसका मतलब भाई साहब अगर तुम टाइमली रिटर्न फाइल कर रहा है तो गलती नहीं होना चाहिए, शॉर्टफॉल नहीं होना चाहिए. लेट कर रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैश लेजर वाले से हम तुमको डिफॉल्ट करेंगे. तो सेम चीज है आपका 15,000 के ऊपर, खाली अमाउंट जो है चेंज हो जाएगा सर. ठीक है, बाकी देखिए ऑलमोस्ट सेम ही है, रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है. ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, आई थिंक यू कैन डू इट. एक बार ये करो, पास्ट टर्म पेपर जून 24 देख लेते हैं, सीएमए फाइनल. अवनी लिमिटेड फाइल जीएसटी रिटर्न for the month of January 24 on 11th April. Original due date for the return was 20th February. Details of tax assessed as payable for the said month are given below. CGST SGST आपको सारा डिटेल दे दिया है. आउटपुट टैक्स पेबल दे दिया, टैक्स पेबल एंड रिवर्स चार्ज दे दिया है. तो ये आपके आउटपुट, ये आपके आईटीसी में आपको इसका आईटीसी भी मिलेगा, ध्यान रखना, और ये अलग आईटीसी है. एसेस द नेट टैक्स पेबल इन कैश. ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को आउटपुट में इनपुट माइनस करना है और फिर अपने को आरसीएम भी ऐड करना है. ठीक है, आउटपुट में इनपुट और इस इनपुट में ये दोनों आएगा सर, ठीक है ना. तो आउटपुट टैक्स पेबल आप देखो, सबसे पहले आप 180 में आपने सबसे पहले क्रेडिट जो है 70 का वो आपने माइनस कर दिया, ये 110 हो गया. ठीक है, क्रेडिट आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, 110 हो गया. इसके बाद आपने रिवर्स चार्ज है 40 आपने रिवर्स चार्ज में ऐड कर दिया. ठीक है, आपने रिवर्स चार्ज में 40 जो है ऐड कर दिया. तो ये हो गया आपका 1,50,000. अब इसमें एक इन्होंने अगेन मेरे हिसाब से मिस्टेक किया है सर. अगेन
इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से ये 40,000 जो है इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा है अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन, यानी ये 40 इसमें लोग इंक्लूड करके बताया कि एक्सक्लूड करके पता नहीं। सोल्यूशंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये लोग इसको ऑलरेडी इसमें इंक्लूड कर लिया, इसलिए इसको अलग से इसका आईटीसी नहीं लिया है। तो 150 पे ही आपका जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है इन्होंने, 150 पे ही जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है सर। ठीक है, तो देखो जनवरी का रिटर्न जा रहा है 11 अप्रैल को, तो 11 फेब है, 11 फेब से 11 अप्रैल, आई रिपीट 11 फेब से 11 अप्रैल। ठीक है, तो 11 फेब हो गया, एक मिनट, 28 डेज। अच्छा, अगेन यहाँ पे लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगर आप 2024 देखेंगे, ठीक है, अगर आप 2024 देखेंगे, अगर आप 2024 देखेंगे तो 29 डेज था फरवरी का, तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है, जनवरी का ड्यू डेट क्या होगा, 20 फेब, तो 29 डेज है फरवरी का, तो 9 डेज ऑफ फरवरी, ठीक है, प्लस आपका मार्च का 31 डेज, प्लस अप्रैल का 11 डेज, 9 + 31 + 11, तो 51 डेज का जो है आप अपना इंटरेस्ट निकाल लेंगे, दैट्स इट। ठीक है, दोनों सिचुएशन में। फिर नेक्स्ट पार्ट पूछा, अज्यूमिंग दैट द कंसर्न हैज एन आईटीसी बैलेंस ऑफ 2,50,000 ईच अंडर सीजीएसटी एसजीएसटी, आपको इंटरेस्ट निकालने बोला है कि सीजीएसटी एसजीएसटी में अगर आप अपना जो है आईटीसी निकाल रहे हो तो आपका जो है इंटरेस्ट क्या आएगा सर, तो 2.5 लाख रुपए आपका सीजीएसटी एसजीएसटी ईच है, तो आपका जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आएगा वो जीरो हो जाएगा सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका सीजीएसटी एसजीएसटी का जो बैलेंस है वो एक्सट्रीमली हाई है, तो यहाँ पे आपका आईजीएसटी जो इनपुट है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन आप आईटीसी को आरसीएम टैक्स के अगेंस्ट में यूज नहीं कर सकते, इट हैज टू बी पेड इन कैश एज इट इज नॉट एन आउटपुट टैक्स। ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन आप जब अपना वो निकालेंगे, रिवर्स चार्ज टैक्स निकालेंगे, तो रिवर्स टैक्स आपका 40,000 आ रहा है, तो 40,000 का 18% इंटू 51/365। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली ये आपका टैक्स आना चाहिए। इंटरेस्ट पेबल 18% पर एनम, तो अगर 51 डेज बाई 366 होगा, सॉरी, तो 40,000 का 18% इंटू 51/366, तो 1003.28 इज द करेक्ट आंसर। डन। तो ये छोटे छोटे इंटरेस्ट के कैलकुलेशन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसको अच्छे से करके जाना सर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट चैप्टर भी अपना कवर हुआ, पेमेंट ऑफ जीएसटी एग्जेम्पशंस, ये हमने कवर किया। ठीक है, आज अपने एक छोटा सा पार्ट ये एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए बहुत जल्दी रिलीज करूंगा। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट उनका भी बेड़ा पार लगे, भैया एग्जाम्स नजदीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन।